डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें बहुत रिस्क है। तो क्या ऐसी मोटिवेशन रही जो आपको इतने सालों तक आपको पॉजिटिव रखा? आपने आज तक भी डॉक्टर को खोजना बंद नहीं करा है। आज भी आप डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कोशिश करते हो, अपनी फ़ोटो भेजते हो कि क्या पता इस उम्मीद में कि कोई डॉक्टर आपको हाँ बोल दे कि नहीं मैं आपका इलाज करूँगा। इसके लिए तो मैं जहीद मेरे पास यही शब्द है कि जो मैंने ना बचपन से मेरा थोड़ा मैं पंजाबी फैमिली से मेरा स्पिरिचुअलिटी में ना मतलब कि गुरबानी में मेरा बहुत फेथ था, विश्वास था। मैं मतलब कि पाठ वगैरह करता था, उससे मेरा थोड़ा आत्मबल बढ़ता गया। फिर है ना जब एक एक मतलब कि पॉइंट ऐसा है कि मैं भी थोड़ा टूट गया था, तो मुझे ना मतलब कि भगवान की ओर से मुझे कुछ ऐसे ऑनलाइन मतलब कि नेट के थ्रू कुछ ऐसे लोग जुड़े मुझसे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ दुनिया में ना जब तक तुम्हें सारे मतलब कि दुनिया में जवाब देते पर भगवान कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। एक डॉक्टर ने जवाब दिया कोई बात नहीं, दो ने दे दिया, पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो तुम्हारे पास से मतलब कि कोई ना कोई तो तुम्हारा रास्ता खोलेगा। इसलिए मैं कुछ ना कुछ ना मैं बैठा बैठा सर्च ही करता रहता था यूट्यूब पर। मैंने कि डॉक्टर्स को अलग अलग डॉक्टर्स को सर्च करी जाना मैंने कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। मैंने ऐसे ऐसे करते करते ना भगवान की तरफ से पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि मेरे सामने ऐसी वीडियोस आने शुरू हो गई जिसमें सेम एक तो मैंने ऐसी वीडियो देखी सेम मेरे बॉय लड़के के सेम चारों जैसे मेरा है ना, जैसे मेरे फ्यूज में चारों ज्वाइंट मेरे जैसे मैं पूरा बेड पर हूँ ऐसा था सेम टू सेम। फिर उसके उसकी रिकवरी डॉक्टर ने दिखाई दी, उसकी सर्जरी भी हुई, उसके मतलब की सर्जरी भी हुई, उसकी रिहेबिलिटेशन भी हुई, उसके 10-15 साल बाद शादी भी हो गई थी। तो उसके उसके मुझे बहुत उस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया। और दूसरी मतलब की जो भी मेरा स्पिरिचुअली मैं पाठ वगैरह करता था उससे मेरी बहुत मतलब कि उससे मेरी ना आत्मविश्वास बहुत बड़ा कि हाँ नहीं अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ का कोई मतलब कि कोई ना कोई रास्ता खुलेगा भगवान। तो दोस्तों उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो जो अभी मतलब कि हार मान चुके हैं, हताश हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं अपनी बीमारी को लेके, जो बिल्कुल हार मान चुके हैं अभी, जबकि उनका कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, बस बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? भाई मेरा यही कहना है कि जितना हम इस बीमारी के बारे में सोचेंगे उतना ये और एग्जैक्ट मतलब कि एग्रीगेट करती है मतलब कि अपनी बॉडी में और अपनी मतलब कि भयंकर रूप से अपनी बॉडी पर दिखाती है अपना असर। तो हमें पहले तो इस पर ध्यान इसके मतलब कि हमें इसको ध्यान इस पर से हटा करके ये बीमारी क्या है, इस पर कैसे इसको ट्रीट किया जाए, कैसे इसको मतलब कि मैनेज किया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या हम मेडिटेशन मेडिकेशन प्लस एक्सरसाइज प्लस फिजियोथेरेपी जो भी हम कर सकते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं मतलब कि। और दूसरी बात है कि हमें निराश तो बिल्कुल नहीं है, हमारे पास तो हम चल फिर रहे हैं, भगवान के दिए हमारे पास हाथ है पैर है सब कुछ सही सलामत है। उनके बारे में सोचो जो मतलब कि लोगों के पैर नहीं होते हाथ नहीं होते फिर भी वो सड़क किनारे जब मजदूरी करते हैं फिर भी वो अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश तो करते हैं। अंधे जैसे मतलब कि उदाहरण के लिए देख ली जाए जैसे अंधे हैं, अंधे लोग आज बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना मतलब कि अपने मन में सोच लिया कि वह अगर वो आंखों से अंधे तो बस लाचार है दुनिया की तरफ हाथ बुलाई जाए। हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी मतलब कि एक कदम तो हम बढ़ाएंगे तो चार, एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे 10 कदम हमारी हेल्प के लिए कोई और आगे आएगा। पर हमें हिम्मत तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए अपनी बीमारी से। आपके अनुसार आपकी जर्नी में ऐसी क्या गलतियां हुई जिससे इलाज में देरी हुई है? गलतियां पे तो बात करूं तो गलतियां तो मतलब कि स्टार्टिंग में एक तो मेरे 100 जो 1.5 साल वो बर्बाद हो गया विदाउट डायग्नोसिस। सबसे बड़ी गलती तो मुझे वही लगती है। दूसरा की हो गया मेरा आईवीएस के दौरान मेरा अप्रोच ना कर पाना डॉक्टर को सही टाइम पर, ताकि मेरे बायोलॉजिक्स चल पाते, मेरी फ्यूजन उससे डिले हो जाती। यही दो मेन रीजन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे गलतियां हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलाज अगर सही समय पे होता और सही ढंग से होता तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती? हाँ भाई ये बात का तो मुझे जिंदगी भर में लाल रहेगा कि अगर मैं सही टाइम पर सही जगह मतलब कि सही ट्रीटमेंट ले लेता तो मतलब कि मुझे अब तक जो मेरी कंडीशन है ये तो कंडीशन कहीं बुढ़ापे में जाकर कहीं और आती ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल ऐसी दुर्दशा तो मैंने सपने में भी आज तक नहीं सोची थी। तो क्या डॉक्टर ने वो मौका ही नहीं आ पाया कि डॉक्टर आपको बायोलॉजिक्स के लिए रिकमेंड करते, या डॉक्टर ने बायोलॉजिक्स रिकमेंड नहीं करी आपके केस में? नहीं भाई डॉक्टर तो ऑफकोर्सली डॉक्टर तो बायोलॉजिक्स रिकमेंड करते ही अगर उनके हाथ में कुछ होता। पर जब तक मैं डॉक्टर के पास अप्रोच कर पाया था तब तक कंडीशन मेरी ऐसी थी कि मैं बायोलॉजिक्स लेने के, क्योंकि आईवीएस के कारण मेरा सिस्टम है सब गट की सिस्टम सारा गट है तो खराब हो चुकी थी। मतलब कि मेरी ना आपको पता ही है बायोलॉजिक्स के पहले बहुत सारे टेस्ट क्लियर होने चाहिए तभी बायोलॉजिक्स रिकमेंड होते हैं।
तो मेरे मतलब कि वो बॉडी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि वो बायोलॉजिस्ट मुझे रिकमेंड कर पाते। और हेल्थ इतनी बिगड़ जाना, शरीर में इतनी कमजोरी आ जाना, आईबीएस, तो क्या कोई दवाई का बैड रिएक्शन था? हाँ भाई, कहीं न कहीं तो लगता है कि मुझे कहीं तो कहीं मेरे मन में आता भी है कि जो मतलब कि ऐसे देखकर प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत यूज़ किए थे, उनका मुझे लगता है उसी से ट्रिगर होकर आईबीएस स्टार्ट हुआ है। क्योंकि उनके वो प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने के थोड़े मतलब बाद ही मुझे ये थोड़ी आईबीएस की परेशानी स्टार्ट हो गई थी। पहले तो मुझे कभी ज़िंदगी में आईबीएस का नामो-निशान नहीं था। कौन से प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स मतलब कि जो भी हमारे एएस को रिमी क्योर करने के लिए बढ़ते हैं, खास करके जो बड़े-बड़े लेवल से बोलते हैं कि 100% क्योर, एएस क्योर विद अच्छा, आप दिस। डॉक्टर की मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो बाहर से लोग बाग है ना, अपना यूट्यूब के थ्रू चैनल बोलते हैं कि ये दवाई खाने से क्योर हो जाएगा। हाँ जी, ये प्रोडक्ट, ये जूस, ये मतलब कि जो भी है, ये मतलब कि जूस हो गया, ये चूर्ण हो गया, ये कैप्सूल्स हो गए, ये मतलब कि जेल हो गए, जो जो भी। तो ये सब बेकार है आपके हिसाब से? भाई मेरी बॉडी के हिसाब से तो जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में रियलाइज किया अपने एक्सपीरियंस से, मेरे लिए तो बेकार ही साबित हुए हैं। तो बाकी मैं अपने दोस्तों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक एक पैसा बहुत कीमती है। एक एक पैसे की कीमत हमारे पेरेंट्स हम पर कैसे यूज़ करते हैं, जब हम कैसे कमाते हैं वो तो पेरेंट्स ही जानते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल सही जगह पर यूज़ करना चाहिए उसको। अभी कैसी स्थिति है? अभी क्या आपकी स्पाइन, क्या चीज़ आपका फ्यूज़ हो चुका है? स्पाइन, हिप्स और नीज़ में आपके कौन से पार्ट्स फ्यूज़ हो चुके हैं? भाई अभी तो मेरे जो दोनों हिप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा सीवियर फ्यूजन है उसमें, और लोअर बैक भी पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है। और नीज हैं, जो एक नीज था तो मेरा डिसलोकेट हो चुका है, दूसरा नीज, दोनों नीज भी फ्यूजन के आसपास करीब ही है। अगर प्रॉपर टाइम से इनकी सर्जरी नहीं हुई तो इसका काम भी मतलब कि फ्यूजन की तरफ मतलब कि प्रॉपर हो ही गया। अगर इनकी सर्जरी ना हुई हिप की राइट टाइम पर, नीज का भी कुछ कह नहीं सकते कि बचेंगे जो मतलब कि फ्यूजन में रह सकते हैं, नहीं जे फ्यूज हो जाएंगे। कुछ आइडिया, कुछ आप हमारे एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स को आप बता सकते हो कि ये फ्यूजन आपका कब से स्टार्ट हुआ? भाई ये मेरा फ्यूजन तब से स्टार्ट हुआ जब से मुझे आईवीएस के होने के, जब मेरे आईवीएस के ट्रीटमेंट के दौरान दौरान जैसे जैसे मुझे आईवीएस में रिलीफ मिला, उससे मेरा पेन तो कम होता जा रहा था। पर मैंने जो बाद में थोड़ी देर बाद में जब रियलाइज हुआ कि मेरा हिप की जो ना मोबिलिटी है बहुत कम होते जा रही थी, मतलब कि हिप कम होती 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 फ्यूजन की तरफ बढ़ते जा रहा था। फिर एक टाइम ऐसा है कि मेरा मतलब कि बिल्कुल पेन खत्म ही हो गया, पर मतलब कि मुझे ये नहीं एहसास था तभी तक भी, मुझे ये नहीं एहसास था कि मुझे फ्यूजन हो गया है। डॉक्टर की तरफ से कभी सर्जरी का कोई सुझाव आया हो कि चलो अब आपका फ्यूज हो गया है तो क्या इसकी सर्जरी हो सकती है? हाँ भाई, मतलब कि डॉक्टर के पहले जब मैंने खुद ही अप्रोच किया था, मैं खुद ही सर्जरी कराना चाहता था, तो तब तो मुझे रिफ्यूज़ मिल गया था, क्योंकि मेरी उस टाइम मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेरा पहले ब्लड काउंट मतलब कि बॉन्ड्स वगैरह बहुत वीक हो चुकी थी, ऊपर से मेरा दूसरा मतलब कि वेट भी बहुत कम कम हो चुका था, ते मतलब कि, और इसलिए मुझे ना मतलब कि मना कर दिया था उस टाइम, तक मेरी सर्जरी मतलब कि इम्पॉसिबल थी। उसके बाद मतलब कि टाइम बीत गया, मेरी डिफॉर्मिटी और बढ़ती गई। तो उसके बाद में जब दोबारा से मैं गया तो तब तक मेरी कंडीशन तो ऐसी हो गई थी कि तब मतलब कि उस कंडीशन में भी मेरा मतलब कि मना ही कर दिया था मेरा होना, डिफॉर्मिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, नीज भी इन्वॉल्व हो गए थे उनमें। हम्म। तो जो लोग आज की डेट में, जो हमारे वॉरियर्स हैं जो हमको देख रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल अकड़न जकड़न को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई संदेश? भाई मेरा तो उनके यही संदेश है कि हमें अपनी बॉडी को, हमें जो बॉडी बार बार नहीं मिलती, जिन भगवान ने एक बार जो लाइफ दी है इसको सीरियस लेना चाहिए, अपनी बीमार इसको कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सिम्टम्स को। छोटे से मुझे बाद में भयंकर से भयंकर दर्द का, फिर डिफॉर्मिटी का रूप ले लेते हैं, इसलिए इनका टाइम से रहते हुए अच्छे से डॉक्टर दिखाकर फिर उनसे परामर्श लेकर अच्छे से मतलब कि जो भी है ट्रीटमेंट उनका फॉलोअप करना चाहिए, और अपनी मतलब कि बॉडी की केयर करनी चाहिए। तो और अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हमारे शरीर से टक टक की आवाज़ आती है, जोड़ों से, घुटनों से, कोहनियों से, गर्दन को ऐसे करते तो टक टक की आवाज़ आती है। तो क्या ये टक टक की आवाज़ आपको पहले भी आती थी फ्यूजन से पहले? और क्या अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं से जैसे कोहनी से खड़े उठो या कुछ मतलब
थोड़ा अकड़ो या ऐसा कुछ करो तो आपको कट कट करके आवाज आती है जोड़ों से। भाई जो कट कट की आवाज या टक टक की आवाज ये तो ना हमेशा हमेशा अर्ली साइंस होते हैं जॉइंट डिफॉर्मिटी के। अगर इनको अर्ली साइंस में करेक्शन कर लिया जाए एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के साथ मेडिसिन के साथ ये तो फ्यूजन बच सकती हैं। अगर इनको हम सालों साल इग्नोर कर देते जाएँ तो फिर तो फ्यूजन होएगी होएगी। हाँ मेरे भी स्टार्टिंग में होते थे, नीज में होते थे, मैं नीज में कट कट की आवाज आती थी, तो जैसे जैसे डिफॉर्मिटी बढ़ती गई फिर मेरे बाद में बंद होगी, पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो होती थी नॉर्मल ज्वाइंट। तो कट कट की आवाज क्या उससे पेन भी होता था या फिर आवाज रहती थी या फिर पेन और आवाज दोनों आने लग गई थी बाद में? नहीं पहले भाई पहले तो सिर्फ पेन था, जब मैं थोड़ा इग्नोर करता गया, ऐसे मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी रहा, तो उसके बाद मतलब कि वो पेन में डेवलप हो गया था। क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा आपको हमको इशारा देती है। हमारी बॉडी अगर मतलब कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है तो कोई ना कोई अंदर से इशारा मिल रहा है कि इसको इस पर काम करो अपनी डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, कि तुम अगर आगे जाकर कोई बड़ी मतलब कि रुकावट न बन पाए। हम इग्नोर करते रहते हैं। एज पर ह्यूमन माइंड हम सोचते हैं कि हमारी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडी है, और हमारी मतलब की जिम्मेदारी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपने हेल्थ पर इतना लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो और क्या कभी, क्योंकि बहुत से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स या वॉरियर्स को उनकी पसली में, उनकी छाती में मतलब पेन होता है, और कभी कभार ऐसा फील होता है कि जैसे कोई दबाव फील हो रहा हो। तो कभी आपको भी इस चीज़ से कभी छाती में, कभी पसली में कभी दबाव या पेन महसूस हुआ हो, या फिर कभी ऐसा फील हुआ हो कि ये एक थोड़ी खतरे की घंटी है? हाँ भाई मेरी ना एएस स्टार्टिंग से पहले ही मतलब कि एएस जब मेरी शुरुआत ही हुई थी 1 साल, तो मेरा पहले पहले ना मतलब कि मेरे एएस स्टार्टिंग के से पहले मेरे के चेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जब मैं हॉस्टल से लीव लेकर आ गया था घर, मतलब कि मैंने इसके स्पेशलिस्ट के डॉक्टर को भी दिखाया था, चेस्ट के डॉक्टर का। सब मेरी एक्सरे वगैरह मेरे हार्ट के भी जो भी थे सब नॉर्मल आए थे। उन्होंने मतलब कि उनको ऐसा लगा कि मतलब कि नॉर्मल कुछ वैसे ही होगी, आपका थोड़ा लग रहा होगा वैसे ही, इसलिए कोई खास बात तो नहीं है। तो फिर है ना मतलब कि वो मेरे मेरे भी ऐसे होता था, मेरे डिप्स केस बहुत जकड़न होती थी। अगर मैं एक बार ना मुझे जो शीख आती है वो मुझे लेने में बहुत मुश्किल थी। जब मैं सीखता था तो मेरी सारी की सारी मसल्स डिप्स की बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी। मतलब कि मैं ये सोचता था कि मुझे भगवान करे मुझे सीख ना आए, मतलब सभी कि के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको छींक आती है तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं छाती आत्मा सब कुछ बाहर ना निकल के आ जाए, इतना दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी भाई। और दूसरी बात भाई, मुझे तो ना खांसी के टाइम भी, जब मैंने स्टार्टिंग था मुझे खांसी के टाइम भी, और मुझे तो ना इतना एक्सट्रीम लेवल पर था कि मुझे जब मैं हंसता था मैं हंस भी नहीं पाता था, क्योंकि हंसते टाइम भी मुझे ना मेरे चेस्ट में पेन फील होता था। पता नहीं जब मेरे साथ होता था किसी और के साथ, मतलब मुझे तो ये सिम्टम्स थे छाती वाले, चेस्ट वाले ये सिम्टम्स थे मेरे साथ तो। तो अभी तो फाइनली अब आप काफ़ी टाइम से बिस्तर पे हो, तो बेड पे अब क्या रहता है रोज़मर्रा का रूटीन, खाने का, बाकी चीज़ों का? कैसे आप अपने आप को पूरे दिन को मैनेज करते हो? फिर रात में सोना भी होता है, एक नींद भी, एक टाइम पे आनी चाहिए, टाइम भी निकालनी चाहिए, तो कैसे मैनेज करते हो बिस्तर पे? भाई सबसे पहले तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, मतलब कि दिन की शुरुआत में मैं अपनी आंखें खोलते सारी पहले तो मैं 5 मिनट मूल मंत्र का या वाहिगुरु का जाप करता हूँ। उसके बाद मेरी मदर मतलब कि मुझे कोई मतलब कि वेट क्लॉथ मतलब कि वेट करके गीला करके तौलिया वगैरह लाकर मैं उससे अपना मुंह वगैरह साफ करता हूँ। मतलब कि उसके बाद मैं थोड़ा ब्रश वगैरह करता हूँ, सब कुछ बेड पर ही करता हूँ। ब्रश मम्मी वगैरह, हेल्प करती है हाँ जी, सारी? मम्मी हेल्प करती हैं। उसके बाद ब्रश वगैरह करके फिर मतलब कि अपना जो भी पाठ वगैरह जितना मैं करता हूँ डेली रूटीन का, वो पाठ वगैरह कंप्लीट करके उसके बाद टॉयलेट वगैरह भी मम्मी मेरे सब सेटल डाउन कराती हैं। तो उसके बाद से मतलब कि मैंने नए दिन के क्लोथ चेंज कराकर तो उसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ। फिर मतलब कि ऐसे ही घंटे बीतते जाते हैं, कुछ मोबाइल में देख लेता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ जो मैंने घर पर स्पेशल मंगवाई रखी हैं, कुछ गुरबानी की बुक्स होगी या कुछ माइंड के लेवल की बुक होगी, या कुछ मतलब कि ऐसे ही थोड़ा अपनी जो फार्मेसी की मेडिसिन के बारे में कुछ देख लेता हूँ कि मेडिसिन क्या क्या कुछ नया चल रहा है मतलब कि न्यूज़ में, तो मतलब ऐसे। आप अपना इस समय को भी आप अपने आप को मोटिवेशन के लिए या अपने 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 लिए कुछ काम आ जाए वो चीज़ों के ऊपर डाल रहे हैं, ना कि अपनी अपनी किस्मत को कोसना, अपने परिवार को कोसना। इन सब को ना करके आप आज भी अपने भगवान का नाम ले रहे हो, अपनी अपने आप को अपना शेड्यूल ऐसे बना रखा है कि पूरा दिन आपका ऑक्यूपाइड रहता है। हाँ जी, हाँ जी भाई। उसके बाद शाम को मैं अपनी मतलब कि मेरी मतलब कि छोटी सी बच्ची है हमारे,
जहाँ मैं मतलब कि मेरी भतीजी है छोटी सी, उसको बुला लेता हूँ उसके साथ। वो मुझे स्कूल की कहानियाँ वगैरह उसके साथ एंजॉयमेंट थोड़ा कर लेता हूँ कि इससे थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है। कभी कभी वो आ जाती हैं, तो ऐसे में ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो एक दोस्त, एक लास्ट सवाल और कि चलो आपने तो नहीं करा, कभी किसी गवर्नमेंट को आपने अप्रोच नहीं करा, लेकिन अगर मान लो कि एक हेल्थ मिनिस्टर अभी आपके दरवाजे पे आ जाए, तो कुछ कहना चाहोगे उसे? अपने दिल से कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी भाई, मेरा तो यही मैसेज होगा कि उनको भी हमारी मतलब कि कम्युनिटी की ओर, एएस कम्युनिटी की ओर और पेशेंट्स की ओर देखना चाहिए और उनके दर्द को समझना चाहिए और उनके लिए अच्छे से अच्छे मतलब कि व्यवस्था करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, मतलब कि गांव-गांव में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, शहर-शहर में तक अवेयरनेस तो होनी चाहिए। कम से कम पेशेंट को पता तो हो कि उनकी बीमारी को, क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी। सालों-साल पेशेंट को यही पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है। मतलब कि 7 साल बीत जाए उसके बाद डायग्नोस हो पाता है। तब तक पेशेंट की सीट की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर बाद में मतलब कि पेशेंट क्या क्या से क्या कर सकता है। चलो ये दोस्त, ये तो हो गए सारे सवाल जवाब, सबके सवाल जवाब के उत्तर मिल गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये बताओ, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, स्ट्रगल अभी भी चालू है, और मैंने सुना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी लेकिन इस बीच। हाँ जी भाई, बीच मतलब बीच को हिम्मत हारने का कारण भी यही है, मैं आपको बताया था जैसे पाठ वगैरह थोड़ा बीच में, नहीं ऐसा मतलब कि ऐसा कह सकता है कि बीच में एक पॉइंट तो आता है जब बंदा मतलब कि टूट जाता है अंदर से। पर उस जब बंदा अंदर से टूट जाता है फिर ही कुछ मतलब कि कर पाता है अपने लेवल पर। क्योंकि अगर तुम मतलब कि कब तक किसी के और किसी के हाथों की तरफ देखे जाएंगे, मतलब कि सिस्टम हमारी हेल्प करेगा। अगर खुद नहीं जाएंगे सिस्टम भी तभी चेंज होगा अगर हम एक एक कदम हम सिस्टम को चेंज करने के लिए और बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हाँ, मतलब कि एक टाइम ये था, मैं भी थोड़ा फेडअप हो गया था। मेरे भी ख्याल मन में आते थे। आजकल बहुत सारी एज बॉडी के मन में ये ख्याल आते हैं, मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल ना लेना कि सुसाइड कर ली जाए, इससे अच्छा तो जिंदगी खत्म ही हो जाए। ऐसा मैं भी सोचता था। पर मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं सुसाइड ही कर लूंगा तो सब वो मेहनत का क्या, जो मेरे माता पिता ने मुझ पर पढ़ाने पर की है, जो पैसा मेरे पर लगाया है, अगर सोसाइटी ही करनी थी तो वो तो मैं शुरुआत में भी कर लेता, काम ही खत्म हो जाता। मतलब कि ना इतना ही मतलब कि कॉस्ट जो अब तक मेरे फाइनेंशियल मेरे पर खत्म सारा खर्चा हो गया है, वो अब मैं ठीक होकर कहीं ना कहीं तो उनको वापस तो उनकी तो सेवा करने उनको तो कुछ बेनिफिट दूँ उस चीज़ का जो उन्होंने मुझ पर खर्च किया है। इसलिए मैंने फिर से हिम्मत बनाई, फिर से मैंने डॉक्टर को खोजना शुरू किया। ऐसे करते 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 मतलब कि फिर मैं फाइनल। तो कितने साल से आप, मतलब ऑब्वियसली आपको, जैसा आपने बताया कि आपको एक डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें बहुत रिस्क है, तो इस बात को कितना टाइम हो गया और तब से क्या आप लगातार डॉक्टर को खोज रहे हैं? हाँ जी भाई, इसको कम से कम हो गया है मुझे लगता है 1.5 से 2 साल तो हो गए हैं। 2 साल पहले मान के चलते हैं कि डॉक्टर ने आपके आपकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए, उसमें रिस्क फैक्टर देखते हुए आपको मना कर दिया था ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद आपने डिसेबिलिटी के बारे में ना सोचते हुए आप डॉक्टर खोज रहे हो लगातार। भाई डिसेबिलिटी की मुझे भी ऑप्शन मिले थे, मुझे भी गाइडेंस मिली थी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हाँ मुझे तो बहुत आसानी से डिसेबिलिटी मिल जाना चाहिए, मिल भी जाता अगर मैं ट्राई करता था। पर भाई डिसेबिलिटी लेकर मैं करूंगा अभी क्या, सरकार से पेंशन आ जाती उससे यार 1500 या जो भी सुविधा मुझे मिलती उससे मैं क्या कर लेता, क्या ही उखाड़ लेता। पर जो जो मतलब कि जो मैं अपने खुद पर पैरों पर चल कर करता हूँ, चल कर कर सकता हूँ, जो मैं खुद अपनी मतलब कि अपनी फार्मेसी ओपन करके, अपनी स्टडी कंप्लीट करके, इंटर्नशिप कंप्लीट करके, फिर मैं थोड़ा मतलब कि और पेशेंट को भी अवेयर कर सकता हूँ कि हाँ हमें मतलब कि रिकवरी हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये रास्ता चूज करना है जहाँ की जे कि मैं बस बिस्तर पर पड़ा पड़ा मतलब कि ऐसे ही बस गवर्नमेंट से बेनिफिट उठा ही जाऊँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नाम पर। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मुझे जब तक मेरा पूरी इतना क्लियरनेस मतलब कि जब तक मुझे वो सारे जहान के मतलब कि डॉक्टर सब कुछ तरफ से मना नहीं हो जाता, तब तक मैं तो नहीं हार मानूंगा। तो मुझे तो ये तक पता चला कि आप है ना, डॉक्टर्स की वीडियो अगर मिलती थी तो आप उस पे लगातार अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस भेजते थे कि मैं, मेरी कंडीशन ये है, मेरी कंडीशन ये है। तो इस तरीके से कितने साल हो गए, मतलब आप लगातार हर डॉक्टर को अप्रोच करते हैं? हाँ जी भाई, जब जब भी मुझे कोई डॉक्टर की वीडियो शो होती है, जैसे कि ना डॉक्टर बहुत मतलब कि जैसे भी डॉक्टर अपनी से अच्छा ही दावा करते हैं कि हम रिप्लेसमेंट सर्जन की वीडियो पाते हैं पेशेंट्स की रिकवरी की, रिप्लेसमेंट की, हाँ तो हाँ। मैं ना उनके ना व्हाट्सएप पर अपनी फोटो वगैरह
और अपनी जो भी एक्सरे वगैरह है ओल्ड या न्यू एक्सरे सब भेजकर फिर उनसे एक बार है ना करता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरा भी केस आप एक बार देख सकते हैं। पर उनका कोई अच्छा खासा कोई मतलब कि ऐसा पॉजिटिव वे में रिप्लाई नहीं आता। पर ऐसा करते 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 एक डॉक्टर की मुझे शो हुई वीडियो, मतलब कि उसकी वीडियो में कम से कम मैंने ना अब 1.5 साल बाद? हाँ जी, उसकी वीडियो ना कम से कम मैंने मतलब कि उसकी वीडियो मैंने 50 से 100 वीडियो देखी कि पहले अलग अलग वो भी एएस पेशेंट की भी और अलग अलग एएस बहुत मतलब कि खतरनाक मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना पेशेंट की वीडियोस देखी। जब मुझे पूरा दिल से यकीन हो गया कि हाँ, फिर मैंने ना मैंने कहा कि आप इतने डॉक्टर मैंने पहले भी ट्राई किए हैं, इसको मैं व्हाट्सएप में भेज कर देखता हूँ कि क्या होता है। फिर लकीली मैंने व्हाट्सएप नंबर मिले, मैंने उनको आपने रिपोर्ट उन डॉक्टर को अपनी वीडियो और फोटो भेजी व्हाट्सएप पे? हाँ जी, वीडियो फोटो भेजी और अपनी ना मैंने सभी एक्सरे भी भेजी, ओल्ड रिपोर्ट्स भी भेजी जैसे मुझे मना किया गया था सब कुछ। तो उनका ना फर्स्ट मेरे सब कुछ देख के यही रिप्लाई था कि मतलब कि उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा, उन्होंने खुद डॉक्टर ने मुझे भेजा क्योंकि मतलब कि डॉक्टर भी इतने बिजी होते हैं सर्जन में, उन्होंने मुझे खुद मैसेज भेजा अपनी वॉइस में कि हाँ बेटा, हाँ आपकी कंडीशन क्रिटिकल है पर हाँ इट्स पॉसिबल, आप फिर से एक ना एक दिन अपनी हम आपको पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो आप